अगेन डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत सॉरी, मेरी बहन की शादी था जिसमें मैं बिजी था, जिसके कारण आप लोगों की पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, पर कोई बात नहीं। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और आप लोगों की पढ़ाई में मैं डिस्टर्बेंस नहीं आने दूंगा और बहुत ही तेज़ी से आप लोगों का सिलेबस में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। फिजिक्स का भी सिलेबस काफ़ी तेज़ी से निकलेगा और मैथ में भी हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इसको ख़त्म किया जाए जिस भी तरह से हो सकता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के एक एक चैप्टर वाइज हम लोग सोल्यूशन देख रहे थे। मैंने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही आसान होता है, डिफरेंशिएट ही से करना होता है, ठीक है। और आगे चलकर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन करना होगा और वो भी सिंपल इंटीग्रेशन होता है। तो ये बहुत ईजी होता है और क्वेश्चन आता ही आता है और हायर क्लासेस तक आता रहता है। डिफरेंशियल इक्वेशन इंजीनियरिंग से लेकर आप उससे भी आगे चले जाओगे, एमटेक वगैरह मैंने किया है, उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक गेट वगैरह के एग्जाम में, ईसी वगैरह के एग्जाम में, उसमें भी एग्जाम में आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये और काफ़ी सिंपल भी होता है। फ्री का नंबर देते हैं। अभी के दो तीन एक्सरसाइज मैंने बताया आप लोगों को, उसमें भी देख सकते हैं आप लोग ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। तो इसको सीरियसली लीजिए और ऐसे क्वेश्चन को बना के ही डालिए, ठीक है। डिग्री ऑर्डर निकालने वाला एक क्वेश्चन आता है, फ्री के नंबर देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट करने वाला डिफरेंशिएट करके बन जाता है, ठीक है। फिर वो सेटिस्फाई करने वाला, वो दो तीन एक्सरसाइज तो इतने ही आसान थे। अब आपके जो आगे इस क्लास में और इस लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे वो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को इंटीग्रेशन करना होता है। जो जिन बच्चों ने अभी इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो तो इसको अटेम्प्ट ही ना करें, ठीक है। ऐसे मैंने फिजिक्स में भी आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रखा है, ठीक है। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप सबसे पहले हल्का फुल्का कम से कम इंटीग्रेशन वहाँ पे जाके देख लीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ही इस चैप्टर को अटेम्प्ट कीजिए। वरना आप लोगों को लगेगा कि यार बहुत हैवी पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं। अब क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑर्डर हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग को डिग्री ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर होता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हाई ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसी का ऑर्डर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 3। काम नहीं कर रहा मैं पेन ढंग से। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हायर सबसे हाई ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, ये है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपको डिग्री पूछा जाएगा कि डिग्री कितना है इसका, तो जो हाई ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसके ऊपर जो डिग्री होता है, पूरे इक्वेशन नहीं, जो हाई ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसके ऊपर जो डिग्री होता है, जैसे यहाँ पे डिग्री कितना है, 1 है। डिग्री मतलब पावर, जो पावर सबसे ज़्यादा होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर, उसका डिग्री कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। इसके ज़्यादा हम लोगों के लेवल क्या है ही नहीं, इसके आगे हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा इंजीनियर लोग पढ़ते हैं या फिर हायर मैथमेटिक्स लोग आगे ग्रेजुएशन वगैरह में, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, कि हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स को हम कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ आपका है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसमें पहला तरीका क्या है भाई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सबसे पहला है, सबसे सिंपल, वेरिएबल सेपरेट हो जाए। 2 ही वेरिएबल आपके होंगे, एक होगा x और एक होगा y। एक को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों वेरिएबल सेपरेट हो जाए। सेपरेट होने का मतलब है भैया ऐसे ना रहे, साइन x प्लस y ये सेपरेट कभी नहीं होगा। सेपरेट में होने का मतलब होता है x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ। अगर ऐसा हो गया तो हम उसको कहेंगे कि वो जो फंक्शन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, उसको हम इस मेथड से कर सकते हैं। उसको क्या करना है, उसको सोल्व करना है, तो वो सोल्व इस मेथड से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे जनरल मेथड तरीके से नहीं करने जा रहा हूँ, एक आध एग्जाम्पल लूँगा, उससे समझाऊंगा और फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन है एक एक करके सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये तो देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होता है कि जो आपका वहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ था डी बाई डी एक्स, ये एफ एक्स और बाई दोनों का फंक्शन था, वो एक्स कॉमा बाई का फंक्शन था, 2 वेरिएबल का फंक्शन था वो, ठीक है। पर उसको एफ एक्स बाई को हम लोगों ने कैसे तोड़ कर लिख दिया, ऐसे तोड़ कर लिख लिया,
ठीक है। अगर वो सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रहेगा तो इस प्रकार जरूर टूट जाएगा। टूट जाएगा तो बाई वाले को एक साथ ले जाइए और एक्स वाले को दूसरे साथ ले जाइए। उसके बाद क्या कर लीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन कर लीजिए, अपने आप इंटीग्रेशन होके सब चीज़ें बन के आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। देखिए क्या है भाई, ये फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस बाई, ठीक है। तो इसमें क्या करना, बाई वाला को एक साइड और इस वाले को दूसरे साइड, और सिंपली दिख रहा है कि बाई वाले को एक साथ लाया जा सकता है कि नीचे लिखा हुआ है जो बाई वाला लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है एक्स वाला लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है, अच्छा से लिखा हुआ है तो आराम से अच्छे से अच्छे बच्चे की तरह ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अगली बार में हमने ऐसे कर दिया, किसी को समस्या ऐसे करने में, बाई वाले को भाई वेरिएबल सेपरेबल, नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल को सेपरेट कर दो, ठीक है। दोनों वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, बाई वाले को एक तरफ एक्स वाले को एक तरफ। अब क्या करना, दोनों तरफ ने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन दोनों तरफ सिंबल दे दिया। अब इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे कोई भी मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन क्या है भाई, तो सिंपल इंटीग्रेशन है आपका एक्स पावर एन डी एक्स। कम से कम इतना तो जाने आदमी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पे पावर एन प्लस 1 एक से बढ़ जाता है और एन प्लस 1 से डिवाइड हो जाता है, और एक कांस्टेंट टर्म तो आता ही आता है, ठीक है। तो यही करना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं रहेगा डी एक्स रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है भाई, तो एक्स हो जाता है, ठीक है। और ये इसी फॉर्मूले से हो जाता है। तो इंटीग्रेशन आप जानते हो, ये मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ इस सब चीज़ों पे। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको इंटीग्रेशन आता ही होगा, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 2 बाई, और बाई क्या होगा बाई स्क्वायर बाई 2, माइनस साइन है तो साइन के साथ रहेगा। एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का एक्स, ठीक है। और एक कांस्टेंट टर्म C1 C2 C3 सर लिखते जाओ, ठीक है। एक बार इधर दे दो एक उधर दे दो, ये सब दाएं बाएं करते रहो। मैं इतना सारे C1 C2 नहीं करता हूँ, एक बार लास्ट में से आकर C लिख देता हूँ, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी, इसको दाएं बाएं करो, आंसर तो यहीं तक आ गया है। इतना यहाँ पे भी लिख दोगे आंसर तो ये भी सही हो जाएगा, पर आंसर आपको मैच कराना है ना क्वेश्चन से, जो आपको बुक के पीछे आंसर दे रखा होता है उससे मैच भी तो कराना है। उसके लिए आप लोगों को उसको थोड़ा सा दाएं बाएं करना है, जोड़ घटाव करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको एक तरफ ले आओ, तो इस प्रकार से कन्वर्ट होके आ जाता है, ठीक है। और आप सारे जो कांस्टेंट ढेर सारे दिख रहे हैं उस सभी को आप सी से एक कांस्टेंट लिख लो, सी। जैसे 2C1 हो गया ना, जानबूझ के इसलिए लिखा है ताकि लास्ट में वो सी लिख दे। मैं हर जगह सी लिख रहा था कि भाई किसी से मल्टीप्लाई को सी ये रहेगा, कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल सा है कि नहीं, एकदम सिंपल सा है। चलो मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। एक ये है, ठीक है, क्या है भाई ये फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस बाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दिख रहा है भैया ये है ना, और ये भी दे रखा है कि 1 प्लस बाई स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो वो तो ऐसे भी नहीं होगा, वो होगा तो ऐसे ही मैथमेटिकल एरर आ जाएगा, वैसे भी सोल्व नहीं होगा, तो वो सब लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ऐसे अच्छे लोग लिखते हैं पर हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि इस सब चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं। हम तो सिंपली करें, इंटीग्रेशन करें सीधे सीधे इसका। तो हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, बाई वाले को एक तरफ और एक्स वाले को एक तरफ लिख दिया। उसके बाद दोनों तरफ क्या लेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन का हम लोगों ने सिंबल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, ये होता है इंटीग्रेशन। तो सीधे सीधे इसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन करके क्या लिख दिया, tan इनवर्स बाई, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसको तुम दाएं बाएं कर सकते हो, दाएं बाएं इसलिए करना होगा क्योंकि भैया इसको और भी तुम चेंज करना तो कर सकते हो कि आप जानते हो tan इनवर्स बाई प्लस tan इनवर्स एक्स, इसका आप लोग फॉर्मूला वगैरह जानते हो, तो वो करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है किस फॉर्म में आंसर दे रखा है, तो यहाँ पे आगे भी सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। क्या है क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो सब जनरल सॉल्यूशन था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वहाँ पे 0 नहीं होगा। तो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू बाई स्क्वायर।
गिवन बाई 1 व्हेन x इक्वल टू 0। जब भी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा तब ये सब चीज़ें जरूर दे रखेगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा अंत में, तभी जाके आप कांस्टेंट टर्म को हटा सकते हो। कोई कंडीशन देगा जिसको हम लोग आगे चल के हायर क्लास में कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन से ही हम लोग कांस्टेंट टर्म को हटाते हैं, ठीक है। तो वो बाउंड्री कंडीशन दे रखा है, उसने दे रखा है कि x जब 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। उससे हम कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। फिलहाल तो जैसे करते तो वैसे करें, हम लोग इसको लें उठा के लाएं और इसको वेरिएबल सेपरेबल कर दें, वेरिएबल को सेपरेट कर दें, बाई वाले को एक साइड ले जाएं, तो बाई वाले को मैंने एक साइड ले आया और एक्स वाले को दूसरे साइड ले गया, ठीक है। बाई वाले को एक साइड लेके चला आया और एक्स वाले को दूसरे साइड लेके चला गया, खुश हो गए। उसके बाद हम लोग दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन कर किया हुआ है, इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर को क्या हो जाएगा भाई, तो आपको सेम फॉर्मूले को फॉलो करना है। ये होगा बाई पावर -2 dy और इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो बाई पावर -2 + 1 और नीचे -2 + 1, सिंपल सा चीज़, ठीक है। तो ये आपका ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करके मैं नहीं दिखा रहा, ये आपका यहाँ पे x²/2 आएगा, जो 2 आपको 4 से कट जाएगा और इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आप कर लोगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और सभी सारे क्वेश्चन को करना है आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी करना है, बोर्ड एग्जाम होगा तो ये सब आसान क्वेश्चन ही जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसे ही कोरोना चल रहा है, पढ़ाई लिखा हुआ नहीं है, तो वो हूबहू बुक का एग्जाम्पल पूछेगा सारा का सारा, कह कि ये तो पढ़ लेते कम से कम, ये तो सोल्व किया हुआ है, रट लेते। अरे क्लास नहीं चला रट तो सकते थे बुक से, खुद से घर पे तो कुछ तो पढ़ोगे, ठीक है। क्लास नहीं चलेगा मतलब थोड़ा ना एग्जाम नहीं होगा। चलिए आगे, तो आगे आपका इंटीग्रेशन हो गया तो आप दाएं बाएं भी कर सकते हो इसको। ये आपका आ गया, तो बाई आप निकालना चाहते हो तो बाई को इधर लेके चल जाओ, इस को इधर लेके चल जाओ, माइनस हटा दो, इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ठीक है। आप कह रहा है बाई = 1 है, x = 0 पे, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा उठाइए क्या भाई, तो x = 0 पुट कर दीजिए और बाई का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 1 = हो जाएगा 1 - c, या फिर c = क्या हो जाएगा -1। तो c का वैल्यू निकल के आया, तो c का वैल्यू आप रख दीजिए, -1 c का वैल्यू रखोगे तो ये आपका इस प्रकार से बन के आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ है, एकदम बच्चा वाला, इससे बच्चा वाला चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 करता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy = 2x² + 1 dx, जहाँ पे x 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है, मुझे क्या तकलीफ है, नहीं है तो ठीक है। तो हमें क्या करना है भैया, x को एक साइड ले जाना है और y को दूसरे साइड। तो यहाँ पे x ने ये तकलीफ दे रहा है तो उसको हम दूसरे तरफ ले जाते हैं और लेके जाकर उधर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 1/x dx और इधर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा बाई और ये क्या हो जाएगा x² होगा, जो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x से क्या हो जाएगा ln x, ठीक है। प्लस c लिखना तो भूलना ही नहीं हम लोग। आपका ना ये जो है, ये जो कर्व आपने निकाला है वो कर्व किससे पास करता है, तो 1, 1 से पास करता है। तो आप यहाँ पे 1, 1 पुट कर दीजिए, यानी कि 1 पे वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये प्लस c, तो c का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, 0 आ जाएगा। तो ये कितना वैल्यू आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो यहाँ से आपका इक्वेशन निकल के आ गया y = x² + ln x, c हट गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन आपका बन के आ गया, ठीक है। किसी को तकलीफ है तो बता सकता है कमेंट सेक्शन में मुझे। आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर सोल्यूशन किया हुआ है, x² + ln c दिया, उसके बाद c का वैल्यू लाया, उसके बाद उसने 0 किया, ठीक है। बहुत मेहनत किया बेचारा, ढेर सारा अंग्रेजी भी लिखा, ठीक है। हम लोग मेहनत मजदूरी नहीं करते, ठीक है। मेहनत मजदूरी करना मजदूरों का काम, हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, मेहनत मजदूरी नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 गिवन दैट the slope of the tangent to the curve at any point x by is given by 2x by square, ठीक है। तो कोई भी कर्व है और उसके किसी पॉइंट x, y का स्लोप जो है वो 2x by स्क्वायर है। तो किसी भी पॉइंट पर स्लोप जो होता है आप जानते हो कि वो किसके बराबर होता है, dy/dx के, ठीक है। या आपको पढ़ना भी है, मैथ भी पढ़ना है स्लोप वाले में, ठीक है। अगर मैंने नहीं पढ़ाया उसको, अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ाया है, तो मैंने फिजिक्स में ही पढ़ा रखा है स्लोप,
ठीक है, ये किसी कर्व ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इस कर्व के कोई जनरल पॉइंट x, y का पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे, उसका स्लोप निकाल लेंगे तो डी बाई डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स उसके स्लोप को ही डिनोट करता है। तो स्लोप अगर x, y पे निकालना है तो वो कितने बराबर है, इतना ही क्या, तो स्लोप हमने निकाला, उसको बराबर कर दिया किसके, 2/y स्क्वायर के, 2x/y स्क्वायर के। ठीक है, बराबर कर दिया। उसके बाद उसने कहा है कि भैया वो जो होता है, वो जो कर्व होता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग टू द पॉइंट -2, 3 given that the slope of the tangent to the curve at any point x by is 2x/y स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कर्व आ गया, ये कर्व का डिफरेंशियल फॉर्म आ गया, उसी कर्व का डिफरेंशियल फॉर्म है ये। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे किसी कर्व को तो ऐसे भी उसका स्लोप को ही बताता है वो, तो वो उस कर्व का ही डिफरेंशियल फॉर्म है, उसी कर्व के इक्वेशन का, जिसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कर्व का इक्वेशन आ जाएगा, पर वो जनरल इक्वेशन आएगा, क्योंकि स्लोप तो भैया ऐसा कर्व रहेगा, ऐसा कर्व रहेगा, ऐसा कर्व रहेगा, सारे कर्व का स्लोप का इक्वेशन वही आएगा। अरे स्लोप का तो सबका सेम है ना भैया, उसी अनुसार चेंज हो रहा है ना, स्लोप तो सेम ही है, पर उसने कहा इस पॉइंट से पास करने वाला, तो इस पॉइंट से पास करने वाला एक ही कर्व होगा, कोई एक ही कर्व होगा जो उस पॉइंट से पास करेगा, सारे कर्व उसी पॉइंट से पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई कि इसको हमको सोल्व करना है। सोल्व करने पर कर्व का एक जनरल इक्वेशन आएगा जिसमें इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना है, सी का वैल्यू एलिमिनेट करना है, और जो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा वही आपका रिक्वायर्ड कर्व होगा। ठीक है, तो यही करना है हम लोगों को, तो करना शुरू करते हैं। ये आपका है, इसको हमने कर दिया, इसको भाई हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाना है, तो हमने बाई वाले को एक तरफ कर लिया, एक्स वाले को एक तरफ कर लिया, फिर इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन कर लिया, इसका y³ 3 हो जाएगा y स्क्वायर का, और ये x² + c हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये किससे पास कर रहा था भाई, तो ये पास कर रहा था कर -2,3 से, जिसको सेटिस्फाई कराएंगे क्या, -2,3। ठीक है, x जब -2 होगा, y कितना होगा 3 होगा, तो इससे आपका c का वैल्यू निकाल लीजिए। c का वैल्यू कितना था, ये खुद से सोल्व करना है, कीजिएगा, यहाँ पर किया नहीं है बुक में, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको सोल्व कीजिए। तो c का वैल्यू कितना आ गया 5 वैल्यू c का पुट कीजिए, तो आपका इक्वेशन इस प्रकार से बन के आया। इसको दाएं बाएं करके आप इस प्रकार से इक्वेशन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, इस फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई आवश्यक नहीं है कि आप करना ही है या फिर नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, इन बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर इन हाउ मैनी ईयर्स, रेस 1000 डबल इटसेल्फ। एक है जो प्रिंसिपल यानी कि आपका जो अमाउंट आपने जमा किया है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और वो 5% पर ईयर के रेट से इंक्रीज हो रहा है। आप चाहते हो कि आपका 1000 रुपया जो है वो डबल होकर 2000 हो जाए, ये चाहते हो ना, तो भैया क्या है भाई, तो इंटरेस्ट रेट है, तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, dp/dt। ठीक है, p में कितना चेंज आया और कितने समय में चेंज आया, तो ये रेट निकलता है dp/dt, और ये किस रेट से चेंज हो रहा है, तो 5% से चेंज हो रहा है, तो भैया p का कितना 5%, तो p का 5% इसी प्रकार से दिखाता है ना। तो भैया जो इसका चेंज होने का रेट है, प्रिंसिपल का चेंज होने का रेट है, उसको हमने 5% लिख रखा है, 5% के बराबर कर रखा है। p के चेंज होने का रेट क्या हो, dp/dt, ये p के चेंज होने का रेट है। ये भी हम लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। ठीक है, उस चैप्टर को हम लोग छोड़ रखा है, पर फिर भी यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं इसको। dp/dt ये किसके बराबर रहता है, तो 5%, किसका 5%, जो प्रिंसिपल तुमने ऐड किया उसी का 5% बढ़ेगा ना, तो 5% ऑफ p, तो इसी 5% ऑफ p को इसे लिखा हुआ है। ठीक है, उसको हमने सोल्व किया, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया उसको। ठीक है, यहाँ पे सबको p को एक तरफ किया और t को एक तरफ किया। ठीक है, p को एक तरफ किया, t नहीं तो दूसरी तरफ, तो कांस्टेंट तो किधर भी रह सकता है। उसके बाद इसको हम लोगों ने क्या किया, सोल्व किया है, इंटीग्रेशन किया है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो इसका होगा ln p, और इसका तो t हो जाएगा t। ठीक है, और ये c कांस्टेंट टर्म कुछ भी लगा लो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो उसके बाद हम लोग सभी तरह से लॉग तॉग लगाते हैं, हटाते हैं। ठीक है, तो लॉग लगाएंगे तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो e⁻t/20 + c1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, et/20 इंटू e⁻c1। ठीक है, और ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में पावर कुछ भी दे दो। ठीक है, तो सब के सब कांस्टेंट होता है, तो इसको फिर से हमने एक बड़ा कांस्टेंट लिख लिया, t⁻ इतना जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसने कहा है कि p कितना है भाई, तो 1000 है, कब, t = 0 पे, तो इससे हम c1 का वैल्यू निकाल कर आएंगे। शुरुआत में अमाउंट कितना था आपका 1000 था ना,
तो टी जब 0 है तो पी का वैल्यू कितना है 1000, तो इसको सेटिस्फाई करो ना, इसको सेटिस्फाई करो तो सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका सी का वैल्यू यहाँ से जितना भी निकल के आना है वो आ जाएगा। तो सी का वैल्यू कितना निकल के आया 1000 निकल के आया। तो ये आपका इक्वेशन बन के आया। इस रेट से आपका जो है अमाउंट है वो चेंज हो रहा है। आप किसी भी टाइम टी पे आपका पैसा कितना हो जाएगा वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि भैया कि वो समय बताइए जब हमारा पैसा डबल हो जाएगा। तो मैंने तो इक्वेशन ही दे दिया आपको ना पूरा निकाल के कि भैया जिस वक्त जितना अमाउंट होगा वो हर वक्त का निकाल सकते हो। आप चाहते हो 4 साल बाद मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 साल रख दो, टी की जगह कितना रख दो 4 रख दो, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। आप निकालना चाहते हो 5 साल बाद तो 5 रख दो, वहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो पूरा मैंने इक्वेशन ही बता दिया है। तो आप डबल कब होगा ये निकाल लो ना इससे। तो कैसे होगा भाई, तो भैया आप टी की जगह पे टी निकालना है, पी को डबल कर दो। पी को मैंने कितना कर दिया डबल कर दिया, 2 कर दिया है, 2000 कर दिया है, 1000। इसको सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो ये से कट जाएगा 2 बार में। फिर दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग ले लिया तो इधर कितना हो गया ln 2 और उधर कितना हो गया भाई, तो उधर हो जाएगा t/20। ठीक है, अगर हम t निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ln 2, ये लिखा हुआ है। अब लॉग वगैरह कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए क्योंकि लॉग तुम लोगों को पढ़ना है नहीं और मैंने 2-3 बार करके लॉग पढ़ा दिया है। ठीक है, तो लॉग वगैरह कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए। लॉग वगैरह बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब हम लोगों को एक्सरसाइज सोल्व करना है 9.4। तो 9.4 पहले तो आप लोग खुद से सोल्व कीजिए। ठीक है, एक बार खुद से सोल्व कीजिए, उसके बाद में इसका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग जिसके पास बुक नहीं है वो देख सकता है, सारे क्वेश्चन को पॉज करके वो स्क्रीनशॉट ले लेके रख सकता है अपने पास। ठीक है, और जिसके पास है अधिकतर के पास तो एनसीईआरटी बुक तो होगा ही होगा, हर किसी के पास होता है। तो आप सारे क्वेश्चन को बनाइए, ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक है, तो स्थिर से शांति से बनाइए। और जो और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहता है तो आर डी शर्मा, के.सी. सिन्हा, उससे भी बना सकता है, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कमेंट में पूछ सकता है, डिस्कशन कर सकता है एक दूसरे से। ठीक है, मुझे लगेगा ऐसा क्वेश्चन कि सही में वो क्वेश्चन है जिसको बताने की ज़रूरत है तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊँगा भी। अगर लगेगा वैसे ही लुचु पुचु क्वेश्चन है बना लेगा बच्चा लोग, तो एक दूसरे से आप लोग बातचीत करके बना सकते हो। आप लोग मुझे कोई क्वेश्चन दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है, आप ईमेल आईडी दिया हुआ है मेरे चैनल के नाम पे, तो वहाँ पे जाके भी आप संपर्क कर सकते हो मुझसे। ठीक है, क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में भी आप डाल सकते हो क्वेश्चन को, वो भी मैं देखता हूँ, सारे कमेंट को देखता हूँ, रीड करता हूँ। ऐसा कुछ रहता है तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ पूछना रहेगा तो पूछ सकते हो। सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए और सारे क्वेश्चन को आप बनाइए, एक बार बना लीजिएगा। उसके बाद इसका सोल्यूशन मैं डिस्कस करूँगा तो उसमें फ़ायदा होगा, वरना ऐसे ही आप जाके वीडियो देख लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ढेर सारे क्वेश्चन इसमें भर भर के दिए गए हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन को कीजिए, समझिए रहो कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, इतना 23 क्वेश्चन है आपको, और जानते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिहार बोर्ड के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो याद ही रखना है, जो 23वां नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई वीडियो को देखे। ठीक है, हर कोई देखे, अधिक से अधिक लोग देखेगा तभी जाके मैं इतना इफेक्टिवली इस वीडियो को बनाऊंगा। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना बेहतर से बेहतर मैं कोशिश करूँगा बनाने का। नहीं देखेंगे तो फिर वही टाइम लगता है, बनाएंगे ना कभी। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।